Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching G Sports PSL Special 2026. Another exciting game in the HBL PSL is currently happening between Multan Sultans versus Lahore Qalandar, and it seems like Multan Sultan did a mistake by winning the toss and opted to field first because their debutant Mohammad Ismail gave a 26 run in his first over, which was very costly for Multan Sultan. But the question is, क्या लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान की एब्सेंस को मिस किया है? क्योंकि हारिस रऊफ ने तो एक बार फिर से मैच से पहले काफ़ी कुछ कह दिया है. And by the way, on the other hand, Yunus Khan is likely to get an important role in the PCB, but the story has not ended here because David Warner reacted strongly to India. So let's break it down all here. And in the studios, I am joined by senior sports journalist Asghar Azim. Asghar, welcome to the show. और मुझे ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुश्तबा हसन ने भी. मुश्तबा, आपको भी वेलकम करती हूँ. जी, थैंक यू सो मच. तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू असगर, कि क्या टर्निंग पॉइंट लग रहा है आपको? बिकॉज एक चांस था मुल्तान सुल्तान के पास और अक्सर कहते हैं कि जो टॉस जीत जाता है वो मैच भी जीत जाता है. तो क्या ये मैच खुद गंवा दिया उन्होंने? देखिए, बारिश हो रही थी और वेदर जो है वो सही नहीं था. मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान ने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फैसला किया था. लेकिन लाहौर कलंदर ने अगर 13 ओवर में 183 रन बनाए हैं तो इट्स मीन कि उन्होंने फ़खर को मिस नहीं किया और बहुत अच्छी ओपनिंग गई. ख़ासकर जो उनके टॉप ऑर्डर्स थे उनको स्ट्राइक रेट आप देखें कि 230, 214 और फिर 230 या 235. तो मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसने ये रीड कर लिया था कि मुल्तान को कैसे खेलना है. गो के आप हारिस की बात कर रही हैं मैच से पहले की, तो वो मैं ख्याल हारिस की जगह मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने ले लिया और रन उन्होंने दे दिए. अब देखना ये है क्या मुल्तान सुल्तान टारगेट को अचीव कर पाएगा 13 ओवर में, जो बज़ाहिर मुझे अभी तक की जो पोजीशन है उसमें मुमकिन नज़र नहीं आता. लेकिन बहरहाल क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. और जहाँ तक फ़खर की बात है तो फ़खर जो है वो यकीनी तौर पर डिसहार्ड है और जो हमारी इतलात हैं कि अब वो शायद अदालत का रुख करें और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनका कैरियर खत्म हो जाएगा. तो मुश्तबा, आपको भी लगता है कि क्या वाकई में करियर खत्म होने वाला है? और क्या आप भी इत्तेफाक करेंगे कि फ़खर की एब्सेंस को लाहौर ने मिस नहीं किया? ऑल दो इट्स ऑन द सोशल मीडिया की काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का जो इजहार था वो इस मैच में कर दिया है लाहौर कलंदर्स ने. जी, बहुत शुक्रिया ज़ारा. मेरे ख्याल से फ़खर जमान का अगर अदालत में जाता है तो मैं बिल्कुल लेकिन उनके कैरियर पे जो दाग लगा है एटलीस्ट मुझे लगता है कि अगर अदालत में जाते हैं तो वो किसी हद तक धुल जाएगा. क्योंकि देखा जाए तो अगर फ़खर जमान जिस तरह के प्लेयर हैं फिर उन पे 2 मैचेस पाबंदी लगना ये बात जाहिर करती है कि वो कहीं ना कहीं उनको मुजरिम ठहराया गया था. अगर वो अदालत में जाते हैं और अपने आप को क्लियर कर पाते हैं तो इससे पीसीबी की जो मौजूदा मैनेजमेंट है उस पर भी सवालिया निशान होगा कि एक प्लेयर को अदालत तक क्यों जाना पड़ा आखिर, कि अपने इंसाफ हासिल करने के लिए. एक प्लेयर जो है उसने पहले अपील को भी मुस्तरद किया गया, फिर उनकी अपील को मुस्तरद करने के बाद उसके बावजूद अगर खिलाड़ी अदालत तक गया तो इट्स मीन कि वो वाकई में ही जो मुजरिम नहीं था. उसने जो कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो इस बात को मान लेना चाहिए था और वार्निंग दे देनी चाहिए थी या एटलीस्ट बैन नहीं लगाना चाहिए था ताकि उसके कैरियर पे एक दाग है. क्योंकि हम पूरे सोशल मीडिया को देखते हैं कि फ़खर जमान के बारे में हर साबिक क्रिकेटर यही कह रहा है कि फ़खर जमान ईमानदार प्लेयर है, उसने कभी बेईमानी नहीं की. पास्ट में भी हमने देखा कि अभी कुछ ऐसा नहीं किया. अभी भी देख रहे हैं कि हमने कि फ़खर जमान पे काफ़ी बातें हो रही हैं कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन उसके बावजूद उस पर पाबंदी लगा दी. हालांकि हम बातें कर रहे थे कि फ़खर जमान उससे तो पाकिस्तान के 2027 के वर्ल्ड कप के कप्तान भी हो सकते हैं. लेकिन जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई प्लेयर जिसकी हाइप क्रिएट होती है तो उसके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है. क्या ये मनफी कोई प्रोपेगेंडा है इनके खिलाफ या फिर वाकई में कोई इस तरह की बात हुई है? बज़ाहिर वीडियो में देखा जाता था, सोशल मीडिया में हम जितने भी वीडियोस देख रहे हैं पिछले भी कई देखा जाए उनका स्टांस देखा जाए तो इनका नेचुरल स्टांस है, वो बॉल कैसे थामते हैं, साफ करते हैं और इस तरह वापस करते हैं बॉलर को. लेकिन अब देखना है कि क्या कहीं जा रहा है कि हारिस रऊफ ने भी उकसाया. हारिस रऊफ को अपना कैरियर जो है वो काफी मुझे खतरे में नजर आ रहा है. फ़खर जमान की जहाँ तक अगर हम बात करें तो फ़खर जमान को पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल हिस्सा है होना चाहिए. काफी पहले वो इंजरीज का शिकार है, फिर किसी मैनेजमेंट की इख्तलाफात की वजह से वो टीम से बाहर है और अब इस तरह का मामला होना, मेरे ख्याल से फ़खर जमान को वाइजली सोचना पड़ेगा, कैरियर को बचाना पड़ेगा और साथ साथ अपने जो ऊपर इल्जाम है इसको भी आपने जैसे कि ये निशानदेही की कि ये उनका नेचुरल स्टाइल है. मुश्तबा, इस तरफ मैं आऊंगी, लेकिन असगर ये भी कहा जाता है ना कि जाहिर है कि सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा है
कि मैच रेफरी को शिकायत की गई थी कराची किंग्स की जानिब से, फिर मैच रेफरी ने नजर रखी फखर जमान पर और ये पॉइंट आउट किया कि उनकी पॉकेट में ऐसी कोई चीज है जो कि बॉल को टेम्पर कर सकती है। देखिए, मैच रेफरी ने अगर उनके जेब में कोई उनको शक था ना, तो फिर वो बरामद करना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 सेकंड के अंदर गेंद हाथ में हो और आप ये कहें कि जी फ़खर ने उस पर टेम्परिंग कर दी और उसकी जेब में कोई चीज़ थी। वो शाहीन की जेब में भी हो सकती थी, वो हारिस की जेब में भी हो सकती थी। देखिए, बॉल टेम्परिंग से इनकार नहीं है, बॉल की कंडीशन ये बता रही है कि बॉल टेम्परिंग तो हुई है। लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, मैच रेफरी के लिए भी रोशन मानामा पहले क्रिकेटर है, बाद में मैच रेफरी बने, तो उन पर यह लाजिम बनता था कि वो कम से कम 5 ओवर की बॉल के बॉल टू बॉल चेक करते, क्योंकि बॉल ने 17वें ओवर में भी जो है रिवर्स स्विंग लिया है, 18वें ओवर में भी लिया है। तो मेरा ख्याल है कि 19वीं ओवर में क्यों ये सारी बातें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसको रिव्यू करने का एक मौका था और शायद किसी दबाव की वजह से जो है मैं समझता हूँ इंसाफ नहीं हो सका और इंसाफ होना चाहिए था। जहां तक कराची किंग की बात है, उसको शक था, उसका राइट था, उसने एक अपील कर दी, एक पॉइंट आउट किया उसने, लेकिन उसको जस्टिफाई करना वो मैच रेफरी का काम था कि वो उसको तमाम चीज़ों को रिक्वायरमेंट को पूरी करने के बाद कोई फैसला करते हैं। लेकिन जहां तक मैंने इस केस को स्टडी किया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंसाफ में कमी रह गई है और हर वो इंसाफ जिस पर सवाल उठे फिर वो अधूरा इंसाफ होता है जो इंतहाई खतरनाक होता है। कमर की जो फखर की जो बात है, देखिए फखर एक बेदाग प्लेयर है और उस पर जो है उसने कभी अंपायर की उंगली उठने का भी इंतजार नहीं किया। और जब उसको एहसास होता है कि गेंद ने उसके बैट का एज लिया है और वो कैच हो चुका है, तो वो खुद ग्राउंड छोड़ के चला जाता है। उसने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की है। लेकिन इस केस से पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान में हमारे प्लेयर बदनाम हो रहे हैं, पीएसएल का इमेज खराब हो रहा है, बल्कि बैरून मुल्क भी हमारा इमेज खराब हो रहा है। और ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान में जो बॉल टेम्परिंग का 90s की एरा में जो एक हवा चली थी वो अब तक बरकरार है। आपको मालूम है अजहर महमूद को सजा हुई, इस पे शाहिद आफरीदी को इस पे सजा हुई, वसीम और वकार इसमें मुलविस रहे और हमारे बहुत सारे बॉलर इसमें मुलविस रहे। फिर ये बीमारी ऑस्ट्रेलिया में भी गई, ये बीमारी इंडिया में भी गई और हर जगह ये मामला रहे। बल्कि ऑस्ट्रेलिया में तो ये तक हुआ कि उसके कप्तान को बैन किया गया और फिर ये कहा गया कि आइंदा आपको कप्तानी भी नहीं मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि एक सीरियस इशू जरूर है, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। फखर अगर अदालत चले गए तो मुस्तफा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पीसीबी की मैनेजमेंट पर बहुत बड़ा सवाल उठेगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये दूसरे या तीसरे क्रिकेटर होंगे जो अदालत से पीसीबी के खिलाफ रुजू करेंगे। एक डोमेस्टिक का प्लेयर था, एक दानिश कनेरिया थे और मेरा ख्याल ये होंगे। ठीक है, लेकिन जराए कुछ ये भी कह रही है ना कि मैनेजमेंट को भी इसमें शामिल किया जा रहा है कि वो समझाएं फखर जमान को, लेकिन फखर जमान ने ठान लिया है कि जो दाग उन पे लगा है वो उसको धो के रहेंगे। बिकॉज कहा भी ये जाता है कि गहरे दागों से क्या घबराना, सर फैसल है ना। अच्छा मुश्तबा, ये बताइएगा, जैसे कि असगर भी ये बात कह रही हैं कि यहाँ पर मैच रेफरी की बड़ी जिम्मेदारी बनती थी, तो आप समझते हैं कि रोशन महानाना ने भी इनजस्टिस किया है फखर के साथ? देखिए, जैसे असगर भी बता रहे थे ना कि फोर्सफुली कोई फैसला करवाया गया है, तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि वहां पे शाहीन अफरीदी भी खड़े थे, हारिस रऊफ भी खड़े थे, वो भी उनके साथ या तो बराबर के उनको भी सजा दी जाती, तो यार सिर्फ फखर जमान को सजा देना ये वाज़े साबित करता है कि कहीं ना कहीं रिश्तेदारी और वो दोस्ती कल्चर और वो दमाद वाले जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है अभी भी। क्रिकेट ऑन द फील्ड भी करती है, ऑफ द फील्ड भी करती है। सिर्फ फखर जमान को ये कह देना कि उनकी जेब में कोई चीज था, तो वो तो फिर ऑन फील्ड अंपायर सामने खड़ा है, वो उसको नजर आ जाता अगर हाथ में कोई चीज होती। अगर हारिस रऊफ भी सामने है तो हारिस रऊफ ने अभी तक कोई क्यों नहीं कहा कि वो क्यों उसको क्यों नहीं इंक्वायरी में बुलाया गया। शाहीन अफरीदी जो कप्तान है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो फखर जमान को वहीं पे रोक देता, लेकिन वो भी साथ खड़े हैं तो उनसे नहीं पूछा गया। तो ये सारी चीजें देखा जाए तो मेरे ख्याल से मैच रेफरी को भी मिसगाइड किया गया है, या मिसगाइड नहीं किया गया तो एटलीस्ट फोर्सफुली ये फैसला दिलवाया गया है कि जो तोपोंग रुख है ना फखर जमान की तरफ कर दें और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको रिलैक्स कर दें या इजी कर दें या उनको जाने दिया जाए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं बात से एग्री करूंगा कि आईसीसी जो हमारे मैच रेफरी हैं रोशन महानामा, उन्होंने कहीं ना कहीं फैसला जो है किसी के उसमें दबाव में आके किया है और इस तरह का फैसला उम्मीद नहीं थी मुझे। मुस्तफा, ये बात भी तो देखे ना कि हारिस ने वो ओवर खुद जानबूझकर कैप्टन से लिया, कैप्टन उसको वो ओवर देना नहीं चाह रहे थे। इट्स मीन कि हारिस के इल्म में गेंद की पूरी कंडीशन मौजूद थी, उसको मालूम था कि गेंद रिवर्स स्विंग लेंगे और मैं जो है 14 रन सेव कर लूंगा जो, और उसने पहला, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ माजी में कि हारिस ने जबरदस्ती ओवर लिया हो, ये पहला मौका था। और मैच रेफरी इतने बड़े पॉइंट्स को भी नजरअंदाज कर दे तो सवाल तो होगा ना।
बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने देखा कि शाहीन अफरीदी भी वहीं मौजूद थे बतौर कप्तान। सबसे पहले जो सवाल होना चाहिए था शाहीन अफरीदी से होना चाहिए था। दूसरे नंबर पर जो सवाल होना चाहिए था वो हारिस रऊफ से होना चाहिए था कि आपके सामने एक चीज़ हो रही है, तो क्या हाँ। आपको इस चीज़ का इल्म था? एटलीस्ट इतना पूछ लिया जाता तो मैं कहता कि चले इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया गया। लेकिन डायरेक्ट एक प्लेयर को पॉइंट आउट किया गया और उसको सज़ा भी दे दी गई। उसकी सज़ा मुस्तरद भी कर दी गई। एटलीस्ट वार्निंग दे दी जाती तो चले समझ आता है कि कहीं न कहीं हम देखते हैं कि इंसाफ होता है या बाकी प्लेयर्स को भी बुला के पूछा जाता। लेकिन बाकी प्लेयर्स को इस तरह छोड़ देना और फ़खर ज़मान पे उँगली उठा देना इस चीज़ की निशानदेही करता है कि एक, क्योंकि पिछले दिनों खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पे फ़खर ज़मान जो है ओडीआई के कप्तान बना दिए जाएंगे, तो अपनी कप्तानी को बचाने के लिए कहीं दमाद सुसर वाला गेम हो रहा है और सारा ये चीज़ें इस तरह ले ली गई हैं कि अब चलो जी सारा फ़खर ज़मान को किसी तरह हम रास्ते से हटा देंगे। बाबर को हमने ऑलरेडी हटा दिया, रिजवान को हमने हटा दिया, तो अब पीछे शाहीन अफरीदी बचेगा, उसी से कप्तानी करानी। ये सारी चीज़ें देखा जाए तो हुँ, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान की इमेज को नुकसान हो रहा है। हुँ। पीएसएल मुस्बत चीज़ों में तो मशहूर इस दफ़ा नहीं हो सका, लेकिन मनफी चीज़ें देखी जाए तो काफ़ी नज़र आ रही हैं हमें इस दफ़ा। अच्छा ठीक है, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द करंट मैच व्हिच इज एक्चुअली हैपनिंग इन कज़ाफ़ी स्टेडियम राइट नाउ। ये बताइएगा कि बैटिंग तो चल गई है फ़खर के बगैर लाहौर कलंदर्स की, लेकिन व्हाट अबाउट द बॉलिंग असगर? क्योंकि शाहीन को भी हम देखें तो स्ट्रगल किया, 24 रन दिए, 2 ओवर्स कराए, ठीक है विकेट हासिल उन्होंने किया स्टीव स्मिथ का, लेकिन अगर हारिस की भी हम बात करें तो कुछ ऐसे ही फिगर्स देखने में आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी बातें वो ज़रूर कर जाते हैं। देखिए, हारिस का तो इशू यही है ना कि मुझे तो हारिस ये बता दे कि उसने पाकिस्तान को कभी कोई मैच जितवाया है? हुँ। डेथ बॉलर में जाकर, बॉलिंग में जाकर, डेथ ओवर में जाकर उसकी कभी कोई परफॉर्मेंस रही है? अगर आपको 24 रन हो, आपके 20 रन हो, आपके 12 रन हो, आप हारिस को ओवर दे दें और फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मैच के रिजल्ट पे पढ़ लें, तो रिजल्ट तो सामने आ जाता है। तो हारिस तो रिलायबल ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं है। और मैं तो डे वन से एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी बॉलर किसी एक स्पेल पे 2-4 मैच तो खेल सकता है, लेकिन उसको 200 मैच नहीं दिए जा सकते। और फिर हारिस का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि नॉट डोमेस्टिक प्लेयर, उसने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया। वो एक टेप बॉल का प्लेयर था, एक टेप ही था। लाहौर कलंदर ने पिक कर लिया, लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से वो आगे आया और लाहौर कलंदर ही के प्लेटफॉर्म से वो पाकिस्तान टीम में आ गया। लाहौर कलंदर का अब से नहीं, पिछले 10 साल से पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन में बहुत ज्यादा अमल दखल है दीगर फ्रेंचाइज के निस्बत। उसका बड़ा एक असर, एक पावर वो रखता है, और खासकर उसका जो गेम डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत वो पीसीबी पे असरअंदाज होता है। और अब तो वो गवर्नमेंट पे असरअंदाज हो रहा है बराह रास्त। गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो वज़ीर-ए-आज़म यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अब तो वो उस पर भी असरअंदाज हो रहा है। एक प्राइवेट फ्रेंचाइज को अगर आप इतना ज्यादा सर चढ़ा लेंगे तो वो तो जो ना पैरेलल पीसीबी बन जाएगा, और जो उसका किरदार नजर आता है वो तो पैरेलल पीसीबी का है। यही वजह है कि समीन राना को सजा देने में टांगे कांप रही हैं और शाहीन को जो है वो 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। तो जब पैरेलल इस तरह का सिस्टम आ जाएगा तो मैं फिर कह रहा हूं कि नुकसान पीसीबी का होगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा, नुकसान हमारी क्रिकेट का है। बिल्कुल, तो मुश्तबा की इस पे क्या राय है? उनकी राय को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन अभी मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जनाब। तो एक जानिब पीएसएल और दूसरी जानिब आईपीएल जारी है, लेकिन साथ साथ में जो इंडियन प्रोपेगेंडा है वो भी बदस्तूर जारी और सारी है। और अब चूंकि ग्राउंड में, बैटल फील्ड में तो उनको हसीमत का सामना पहले ही करना पड़ चुका है, तो अब सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव वॉर बनाने की कोशिश भारतीयों की जानिब से की जा रही है। रिसेंटली एक ट्वीट सामने आया था जिसपे डेविड वार्नर ने काफ़ी स्ट्रांगली रिप्लाई किया है। तो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनकी भी राय इससे मुतालिक ले लेते हैं। असगर, आपको क्या लगता है? क्योंकि डेविड वार्नर ने काफ़ी बेफिटिंग किस्म का जवाब दे दिया है, खासकर जो भारत की चढ़ बन गई है ना हैंडशेक ना करना, उसकी भी उन्होंने बात की है। और उन्होंने कहा इट हैज़ नथिंग टू डू विद मोइन अली, इट्स कॉल्ड जस्ट अ टीम बंटर। अब देखिए, इंडिया अपनी हरकतों से बाज तो आना नहीं है, ना ही उसके लोगों ने आना है। और पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको अगर एक नुक्ता भी मिलता है ना, यानी कि राई का दाना मिलता है, तो वो उसको पहाड़ बनाने की कोशिश करते हैं। और यही कुछ इस छोटे से वाक्य में भी हो रहा है। हालांकि वो कुछ नहीं है, वो आपस में उनकी गुफ्तगू हो रही थी और मोइन उनके साथ मौजूद थे, उनके मैनेजर उनके साथ मौजूद थे। इसीलिए डेविड ने कहा कि जनाब हमारा मैनेजर हाथ पहले मिलाता है। तो उसका मतलब ये था कि आप टेंशन ना लें, आप अपने आईपीएल की फिक्र करें और पीएसएल की या पीएसएल से जुड़ी चीज़ों की आप इतनी जो है ना टेंशन ना लें। पीएसएल के लिए पीएसएल की इंतज़ामिया है, वो सारे मामलात को देख रही है, सारे मामलात को चला रही है। पीएसएल में ऐसा कोई तनाज़ा नहीं है। हम सब जो है एक दूसरे से शेक हैंड भी करते हैं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप भी रखते हैं, एक दूसरे का एहतराम भी करते हैं, और ग्राउंड के अंदर भी और ग्राउंड के बाहर भी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया
का प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप दम तोड़ रहा है, और डेविड वार्नर के जवाब के बाद तो मेरा ख्याल है अब वो शायद मुंह छुपाते पर। और मुश्तबा, आपको क्या लगता है, बिकॉज पीएसएल फुल कंट्रोवर्सी से तो नहीं भरा हुआ जितनी कंट्रोवर्सी से आईपीएल भरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी जो भारतीय निगाहें हैं वो पीएसएल पर ही मरकूज नजर आती हैं। आप क्या समझते हैं, पीएसएल क्योंकि इतना फेमस हो चुका है कि भारत से अब डाइजेस्ट नहीं होता? बिल्कुल कल्चरल चेंजेस या कल्चरल एस्पेक्ट्स होंगे। हमारा कल्चर जो है वो मेहमान नवाज कल्चर देखा जाता है। ऑस्ट्रेलियन जितने भी प्लेयर आते हैं या न्यूजीलैंड या दीगर जितने भी फॉरेन प्लेयर आते हैं वो हमेशा से जाते हुए पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, और एडम ज़ैम्पा हमारे सामने एक मिसाल है। मैथ्यू, अभी डेविड वार्नर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें अपने पड़ोसी मुल्क भारत को, तो उनकी तरफ से हमेशा मनफी चीजें ही आती। कभी आपने कोई देखा कि पॉजिटिव चीजें भारत से आई हैं? कभी भी नहीं आएंगी, ना आई हैं ना आएंगी, क्योंकि उनका जो पूरा एजेंडा है वो है मनफी प्रोपेगेंडा। वो कहते हैं ना कि बदनाम नहीं होंगे तो नाम नहीं होगा, तो इस तरह उनका कोशिश होती है कि बस कोई सी बुरी चीजें करें लेकिन हेडलाइंस में रहें कि आज पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, हालांकि उसमें सच्चाई नहीं होती। और वो बाद में खुद तस्लीम भी करते हैं, उनमें खुद भी होता है कि यार हमने एंड पे मानना है, कोई ना कोई आके उसको क्लैरिफाई कर देगा कि यार इस तरह नहीं, इस तरह हुआ था। चीजें देखी जाए तो अगर असल में भारत में पता होता नहीं है, वो बाद में इन्वेस्टिगेट करते हैं, पहले उसकी हाइप बना देते हैं कि इस तरह हो गया, बाद में उनको पता लगता है कि ये हुआ, मामला ये था असल, तो ये तो इस तरह हो जाना चाहिए था। हैंडशेक वाला मामला तो डेविड वार्नर ने बड़ा क्लियर कर दिया ना कि हैंडशेक होता है यहाँ पर, तो वो इंडिया वाला कल्चर नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे हैंडशेक नहीं होगा, या इंटरनेशनल मैचेस है, कोई भी मैच है तो यहाँ बड़ा फ्रेंडली माहौल है। और जिस तरह के पाकिस्तान में मान नवाज है, एडम ज़ैम्पा ने बोला, दिए जो काफी अर्से से यहाँ पे पाकिस्तान आके खेल रहे हैं प्लेयर्स, उन्होंने बोला श्रीलंकन प्लेयर यहाँ पे हैं, फिर साउथ अफ्रीकन है, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल कल्चर हमारा जो है बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से। इसको मैं यकीनी तौर पे कल्चर डिफरेंस कहूंगा कि हमारा कल्चर और भारत की डिफरेंस, ठीक है एक ही मुल्क एक ही खत्ते में हम एशिया में, लेकिन हमारा जो है बड़ा पुरअमन और बड़ा फ्रेंडली माहौल है। यहाँ पे जो प्लेयर्स आते हैं उनको एक ऐसा माहौल दिया जाता है जैसे कि वो यहाँ के लोकल्स हैं, जिस तरह हम लोकल्स को ट्रीट करते हैं बिल्कुल इसी तरह हम फॉरेनर्स के साथ होते हैं। तो भारत में ये चीज नहीं होती, इसलिए भारत इस चीज को मिस करता है। तो वो मिस करके आता है तो कहीं कहने कहीं चाहता है कि ये चीज हमारे पास भी हो, लेकिन एंड पे क्या होता है कि वो इसको मनफी करके पेश करता है ताकि भारत में तासुर ना जाए कि पाकिस्तान में जो लोग गए वो बड़े खुश हैं या बड़े अच्छे अंदाज से पीएसएल खेल रहे हैं। आईपीएल और पीएसएल को तो मुवाजना करना मेरे ख्याल से बनता नहीं है, क्योंकि अब हमारी जो अपनी लीग है इसको हम देखें तो मैं तो इसको नंबर 1 लीग कहूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की लीग है और इस पे जितने प्लेयर्स आए हैं, जो प्लेयर्स आगे परफॉर्म कर रहे हैं या खेल रहे हैं, जिस तरह के मैचेस हैं, जिस तरह के मैचेस यहाँ पे ग्राउंड्स हैं, फिर बड़े अच्छी क्रिकेट होती है। ये नहीं कि वन साइड मैच एक टीम 300 बना दिया T20 में, दूसरी ने बहुत से प्लेयर जो कि आईपीएल खेल कर आए हैं, नाउ दे आर अ पार्ट ऑफ द पीएसएल राइट नाउ। मुश्तबा, एक तरफ तो भारतीय जो हैं वो तनकीद करते हैं, जहर उगलते हैं, लेकिन एक तरफ कुछ वॉइसेस हैं, विक्रांत गुप्ता जैसी और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं सबीहा बाली जैसी, जो कि अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान आए तो बहुत प्यार मिला। और सिमिलरली यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी वीरेंद्र सहवाग को, हरभजन सिंह को, जिन्होंने कहा कि जब हम यहाँ आया करते थे तो हमसे पैसे तक नहीं लिए जाते थे। वही उसी फ्रेंडली में बात करो, यहाँ पे वो दुश्मन मुल्क से भी आ जाए तो यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। विक्रम गुप्ता जब चैंपियंस ट्रॉफी में यहाँ पे आए थे तो यहाँ ऐसे उनको कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा महसूस है जैसे अपने घर में है, तो ये चीज उनको पाकिस्तान से मिलेगी। लेकिन ये कोई पाकिस्तानी अगर इंडिया में जाएगा, जैसे अभी हम बात करते हैं वो शर्ट की बात करते हैं, तो वो वहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पे अपने अक्सर मैं देखता हूँ हम बाहर जाते हैं तो अपने आइडिया जैसे विराट कोहली की यहाँ पे फैंस मौजूद है, वो विराट कोहली की शर्ट पहन के हम देखते हैं। इस तरह पहले हम यहाँ पे देखते थे कि धोनी होता था, उनके जो यहाँ पे काफी फैंस थे वो यहाँ पे शर्ट पहने। यहाँ पे चीजें बड़ी नॉर्मल है कि अगर धोनी की शर्ट पहनी तो इट्स ओके, वो क्रिकेट है, उनका फैन हो सकता है, कोई भी फैन हो सकता है। और वो ये इससे भला तो होगा कि नेशनलिटी क्या है, भारतीय है या जो भी है, हम इस चीज को बड़ा इजी और बड़ा नॉर्मल लेते हैं कि चले जी वो प्लेयर है और उसके अच्छा खेलता है तो उसके हम रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये चीज भारत में बड़ी लैक करती है। भारत में अगर आप शाहिद अफरीदी की शर्ट पहन के देखेंगे तो उसको कहेंगे ये पाकिस्तानी है, जासूस है, कोई कई तरह के इल्जाम लगा दिए जाएंगे, उसको क्रिकेट फैंस नहीं कहा जाएगा बल्कि उसको कुछ भी कह दिया जाएगा, कुछ और नाम दे दिया जाएगा। लेकिन ये चीज कल्चर डिफरेंस मैं इसको कहूंगा, भारत में ये चीज सिखाई नहीं जाती शायद, या भारत में ये बताई नहीं जाती कि कुछ ऐसी चीज होती है जिनको पता उनको सब होता है, लेकिन क्या करें वो अपनी फितरत से बाज नहीं आते ना। मुश्तबा मसला सारा ये है, सियासत और जो बॉर्डर्स पे लड़ाई होती है उनको बॉर्डर्स तक रखा जाए मेरे ख्याल से। ठीक है नहीं मुस्तफा, लड़ाई तो अब उनके बॉर्डर पे नहीं हो रही, लड़ाई तो उनके स्टैंड में हो रही है।
आपने देखा 2 दिन पहले आईपीएल में क्या हुआ, स्टैंड में गुत्थम गुत्ता हो गए, उनके शायकीन आपस में लड़ रहे हैं। तो हम इंडियन मीडिया को चाहिए कि बजाय पीएसएल पे नजर रखने के अपने आईपीएल पे नजर रखें और अपने शायकीन को, अपने क्रिकेट लवर्स को उनको समझाएं कि भाई ये अमन का खेल है, प्यार मोहब्बत का खेल है, बजाय लड़ने के अपने खेल पे तवज्जो दें और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो एक महज़िब तरीके से सपोर्ट करें। क्योंकि इंडिया में तो अब बाकायदा हाथापाई शुरू हो गई है, एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। वो तो ये असगर भाई कोई नई बात नहीं है। 1996 का जो क्वार्टर फाइनल हो रहा था, श्रीलंका जीत रहा था, तो जिस तरह वो लड़ाई शुरू हो गई, आग लगा दी कि स्टेडियम में, फिर जब पाकिस्तान टीम वहां पे जाती होती है तो अक्सर कहा जाता है पिच उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, वो मुझे याद है कि पाकिस्तान टीम के तमाम प्लेयर ने हेलमेट पहन के फील्डिंग की थी, वो मुझे याद है। राइट, तो आप दोनों के पॉइंट सामने आ गए हैं और भारत का देखें यही मसला है कि वो अपनी फितरत से बाज नहीं आता। हालांकि मुझे जब विक्रांत यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि आई फेल्ट लाइक अ शाहरुख खान इन पाकिस्तान, मुझे यहाँ पर इतना प्यार और इतनी सपोर्ट मिल रही है। एनी हाउ कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। Welcome back to NAB. So Lahore Qalandars just won the match by 20 runs against Multan Sultans and काफ़ी ब्लंडर्स किए मुल्तान सुल्तान्स ने और कम बैक की भी कोशिश की, लेकिन एनी हाउ नहीं बना सके क्योंकि ऑलरेडी महदूद ओवर्स का ये मैच हुआ था ड्यू टू द रेन। और मुश्तबा के पास चलते हैं। मुश्तबा, मैच तो लाहौर कलंदर जीत गया है, लेकिन बॉलिंग के ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज हारिस की मैं बात करूंगी, बड़ी बड़ी बातें करने के वो आदी हैं, लेकिन आज भी जो उनके स्टैट्स हैं 2 ओवर 26 रन, यानी कि वो 4 ओवर के भी बॉलर नहीं रहे हैं। ये भी आपकी उनकी इकोनॉमी देखें तो 13 रन की है ऑलमोस्ट। बिल्कुल, ये अब ये काफी अरसे से जो है बॉलर नहीं है। पहले तो हम इनको, जब इनका कैरियर स्टार्ट हुआ तो हम इनको कहते थे कि ये T20 बॉलर है। अब तो इनको T10 बॉलर भी नहीं कहा जा सकता कि वहां पे भी ओवर कराने पड़ते हैं। यहाँ पे अगर 2 ओवर में 26 रन का मतलब है कि आपने 4 ओवर में 52 रन दिए हैं एट इकोनॉमी ऑफ 13। हाँ। तो ये एक जितने भी इनके मैचेस चल रहे हैं, इनका जो पास रिकॉर्ड है, इनकी बातें जो होती हैं कि कभी बुरा हो जाता है, वो कभी अच्छा कब हुआ है जो बुरा होगा? हर मैच तो बुरा हो रहा है। ये तो कह रहे हैं ना कि कभी ये अच्छा बॉल नहीं होती, कभी बुरा होता है, बॉलिंग तो आपको बॉलर नहीं माना जाता, ये बात है, वो बात है। हारिस रऊफ से एक मैंने सवाल किया था जब यहाँ पे जिम्बाब्वे की टीम आई थी तो उन्होंने 5 विकेट ली थी उस मैच में। तो उनसे मैंने सवाल किया कि आप इस तरह के छोटे मोटे मैचेस में तो विकेट ले लेते, बड़े मैचेस में आपको क्या हो जाता है, क्यों विकेट नहीं ले पाते? तो उन्होंने कहा कि ये एक हम भी इंसान, हमसे भी गलतियां होती हैं, और वो गलतियां जो है वो पिछले कई सालों से हो ही जा रही हैं। कब गलती होती है ना, कभी कभी हो जाए तो हम कहते हैं गलती है, लेकिन रोजाना जो हो जाए जो है वो हैबिचुअल हो जाती है, वो फिर बॉलर नहीं होता। वो फिर किसी को भी आप बॉलिंग दे दें तो वो बॉलिंग जाके करानी, उसने रन ही खाना है तो कोई भी खा लेगा। लाजमी नहीं है कि हारिस रऊफ से ही कहना है। देखें, पहले तो होता था कि लीग मैच अच्छे खेल लेते थे, राहुल कलंदर की वजह जहां से वो आए थे, यहाँ पे वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान टीम में तो नजर नहीं आते ना मेहनत करते हुए, यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत होने के बावजूद वो यहाँ पे इतने रन कंसीड कर रहे हैं, तो उनको देख लेना चाहिए कि वो कहाँ पे खड़े हैं। पाकिस्तान टीम में इस वक्त अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा बॉलर हमें नहीं मिलता जो आखिरी ओवर में 15 रन डिफेंड कर सके। हमने शाहीन अफरीदी को भी देख लिया था श्रीलंका के खिलाफ मैच में, ऑलमोस्ट 28 रन वो खाने चले गए थे। हारिस रऊफ को हमने देखा कि वो अब जितने भी अहम क्रूशियल मौके होते हैं, जितने भी जहां पे मैच डिसाइडिंग मोमेंट्स होते हैं, वहां पे वो रन लीक कर देते हैं। ऐसा कोई बॉलर इस वक्त पाकिस्तान की करंट टीम में नहीं है। नसीम शाह काफी रन लीक कर रहे हैं और इंजरी का भी मुसलसल शिकार होते आ रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम का अगर फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट देखा जाए, जो वंस पाकिस्तान जिस बारे में मशहूर था कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग जो है वो जन्नत कहा जाता है फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन अब वो उस तरह के बॉलर हमारे पास, हारिस रऊफ जैसा बॉलर आ रहा है हमारे पास, शाहीन जैसा बॉलर आ रहा है। पेस इज नॉट एवरीथिंग। मेरे ख्याल से 150 भी बॉल करना कोई हुनर नहीं है, लेकिन उस 150 को एक्यूरेट बॉल करना वो ज्यादा हुनर है। अब आप देखिए बुमराह, उसकी इतनी पेस नहीं है जितनी हारिस की है, लेकिन उसकी बॉलिंग देखिए और जैसे हारिस की बॉलिंग देखिए तो जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा नहीं है कि बुमराह सिर्फ बॉल पेस इतनी 150 पेस से नहीं है उसकी तो बॉलर नहीं है। उसकी बॉलिंग देखा जाए तो हर क्रूशियल मैच में भारत को उसने मैच जिताया है, हर क्रूशियल मोमेंट्स पे उसने यॉर्कर जिस तरह कराता है। हारिस रऊफ के पास तो बॉलिंग ही नहीं है, यॉर्कर उससे होता नहीं है, फास्ट बॉल उससे करने के बाद करता है तो उसकी लाइन खत्म हो जाती है। अगर स्लो अच्छा ठीक है, इस पे मैं कुछ मजीद भी बात करूंगी, लेकिन आज एक नया डिसीजन भी कुछ सामने आ रहा है कि यूनुस खान से मुतालिक कहा जा रहा है कि डायरेक्टर ऑफ डोमेस्टिक बनने वाले हैं। क्विकली असगर। देखिए ज़रा, यूनुस पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी खिदमात है, वो एक काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी ब्यूटर हैं और आपको मालूम है कि 2009 वर्ल्ड कप के फाते भी हैं वो T20 के। और अलमिया तो यह है पाकिस्तान में कि जो इज़्ज़त
92 वर्ल्ड कप वालों को मिलती है वो इज्जत 2009 और 2017 वालों को नहीं मिलती, और ये बहुत बड़ा अलमिया है, बल्कि मैं समझता हूँ ये इम्तियाजी सलूक है। जो मकाम उनका है वही मकाम 2009 और 2017 वालों को भी है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि 2017 के फातह कप्तान सरफराज का तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरीके से टेस्ट चैंपियन बनाने वाले पाकिस्तान को मिसबाह-उल हक का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उन्होंने यूनुस को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और मेरे इत्तला के मुताबिक पीसीबी और यूनुस के दरमियान मामला तकरीबन तय पा गए। मसला यूनुस का सिर्फ यह है कि उनको मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है और उनके काम में कोई मुदाखलत ना करें। वो डायरेक्टर डोमेस्टिक बनते हैं तो डोमेस्टिक का यूनुस को वसी तजर्बा है। उसके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट का आप देख लें कि 118 टेस्ट में 10,000 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं, 265 वनडे उन्होंने खेले हैं, 25 टी20 मैच उनके हैं, जबकि उसी 25 टी20 में 2009 के वर्ल्ड कप के मैचेस भी हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको कि यूनुस दबाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम जो 2009 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे उस वक्त कंडीशन बिल्कुल 1992 वाली थी, और फिर मुस्तकबिल में वही कंडीशन 2017 में भी थी। क्योंकि हम आई विटनेस से देख रहे होते सारी पोजीशनों को, तो हमें मालूम है कि यूनुस जो है वो दिल से खेलते हैं और दिल से मेहनत करते हैं, एक मेहनती प्लेयर है। आज भी वो डोमेस्टिक में मुख्तलिफ ग्राउंडों में नजर आते हैं, प्लेयर्स को टिप दे रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला कि यूनुस को डायरेक्टर डोमेस्टिक बनाया जाए, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। बस यूनुस की मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है, यूनुस अपनी जगह कंटिन्यू काम करें, लेकिन साथ साथ अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की खिदमत को अगर मैं यहाँ इंडोर्स ना करूँ तो वो ज़्यादती होगी। चूँकि अब हमारा डोमेस्टिक बिल्कुल सोया हुआ था, डोमेस्टिक सिस्टम को जगाने में, इसको मुतहर्रिक करने में खुर्रम नियाजी का बहुत अहम रोल है। गो कि वो CDA से डेपुटेशन पे आए थे, अब वो वापस CDA चले गए हैं, उनको लेकर मोहसिन नकवी साहब आए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी चॉइस थी। जहाँ मोहसिन नकवी ने बहुत सारे लोगों के लेकर आए हैं, उनमें से ये एक ऐसी चॉइस थी जिसके लिए मैं समझता हूँ कि खुर्रम नियाजी के लिए कोई स्पेशल जो है एजाज़ भी, कोई इनाम भी होना चाहिए। लेकिन मेरी बेस्ट कामनाएं, बेस्ट विशेष वो यूनुस के लिए है, और यकीनी तौर पर यूनुस अगर ज्वाइन करेंगे तो इससे फ़ायदा डोमेस्टिक को होगा, पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स को होगा। मुश्तबा हसन और असगर अजीम मेरे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। कल होती है फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।